एप्लीकेशन लगाई सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट ने कॉपी तो उसको सौंप दी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। अब दस्तावेज कैसे तलब करवाएं? तो हमने उनसे ये पूछा कि आपने जो 91 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र लगाया है वो कैसे लगाया है। बोले कि हमने केवल यही बोला है कि उसने जो कथन दिए थे उन कथन के आधार पे कि साहब ये दस्तावेज है, इनको तलब कर लिया जाए। तो मैंने फिर उनको समझाने की कोशिश की कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई है ना, ये गलत लगा। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। आज मेरे पास एक फोन आया, बोले कि भैया मेरा केस चल रहा है 125 का, मेरा केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरा केस चल रहा है 498 का। भैया मैंने 91 की एप्लीकेशन लगाई सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट ने कॉपी तो उसको सौंप दी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। अब दस्तावेज कैसे तलब करवाएं? तो हमने उनसे ये पूछा कि आपने जो 91 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र लगाया है वो कैसे लगाया है। बोले कि हमने केवल यही बोला है कि उसने जो कथन दिए थे उन कथन के आधार पे कि साहब ये दस्तावेज है, इनको तलब कर लिया जाए। तो मैंने फिर उनको समझाने की कोशिश की कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई है ना, ये गलत लगाई है। ये आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, क्योंकि कोर्ट स्पष्ट ये बात कहेगी कि राइट टू आरटीआई एक्ट जो है ना, वो आपको एक अधिकार देती है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी दस्तावेज जो लोक सेवक दस्तावेज है, अगर उसको लेना है तो आपको सबसे पहले आरटीआई का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, अगर ये आपको देने से डिनाई कर दिया जाता है और आपको नहीं मिलती है तो आप 91 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। बहुत से केसेस में क्या होता है कि पत्नी जो है अपनी इनकम छुपा लेती है और जॉब भी कर रही होती है या सर्विस कर रही होती है, अपना खुद का बिजनेस चला रही होती है, कुछ भी एक्सपाइजेड कर रही होती है, तो वो तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है। और पति को ये पता चल जाता है, क्योंकि भाई पति है तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा कि ये कमा रही है, अपना बिजनेस चला रही है या जो भी है, तो उसके रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, पत्नी कोर्ट में साफ तरीके से डिनाई कर जाती है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी बहुत अच्छी, कि उसके मुंह से, पत्नी के मुंह से कैसे उगलवानी है ये चीजें। एविडेंस एक्ट का सहारा लेते हुए हमें इन सब चीजों को कैसे यूज करना है। तो जो 91 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन मूव करी गई थी ना, उसमें आरटीआई का हवाला नहीं दिया गया था। उस पर स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमने साफ सूचना अधिकार अधिनियम के तहत में हमने सूचना मांगी थी, लेकिन हमें सूचना नहीं मिली, इसलिए हम माननीय न्यायालय में आए हैं, क्योंकि ये जो दस्तावेज हैं बहुत उपयोगी हैं और इससे हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से अगर प्रार्थना पत्र लगाएंगे तो कोर्ट के पास में क्लू नहीं रहेगा, कोर्ट समझेगा इस बात को कि इसने आरटीआई का यूज किया, और आरटीआई में जब इसको सफलता नहीं मिली है तब इसने 91 का प्रार्थना पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सेम अगर 91 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अगर आप लगा देते हैं तो कोर्ट उसको खारिज भी कर सकती है। ये कह के खारिज कर सकती है कि आपने सूचना अधिकार अधिनियम की जो रेमेडी आपके पास में है, आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो कभी भी अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके सामने आए तो आप सबसे पहले आरटीआई का यूज करें। आरटीआई का यूज करने के बाद में कोर्ट में उन दस्तावेजों को तलब कराने के लिए सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन मूव करें। कैसे एप्लीकेशन लगानी है, किस तरीके से आपको दस्तावेज तलब करवाने हैं। अगर आपकी पत्नी को नोटिस जारी हो गया सीआरपीसी 91 में और वो जवाब नहीं दे रही है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, लोगों ने हमसे बोला भैया अब क्या करें, नोटिस तो हो गया। तो अब आपको क्या करना चाहिए,
हमने उनसे बताया कि आप फिर से एक सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करो कि ये जवाब नहीं दे रही है और उसको दंडित किया जाए, इस पर फाइन लगाया जाएगा या उसको दंडित किया जाएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और कोशिश यही है कि आप लोग अगर मेरी हेल्प करेंगे तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, और ऐसे वीडियो जो है वो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि कि आप लोग स्वयं इतने सक्षम हो जाए कि हमारे जैसे किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन धारा जान लेने से केस की स्थिति नहीं बदल जाती है। आपको जो ड्राफ्टिंग करनी है ना, जो एप्लीकेशन मूव करनी है ना, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और लीगली मूव करनी है। जितनी ज़्यादा आला माला लिखोगे, जितनी अपनी कहानी लिखोगे, उतनी ही आपके लिए परेशानी बनी रहेगी। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी महिला ने ये बोला है कि मेरे माता पिता ने दहेज में इतना ये दिया था, इतना ये दिया था, तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं टैक्स अवेशन पटिशन लगा दो। टैक्स अवेशन पटिशन जो है लगा तो सकते हैं, लेकिन उसकी एक कोई गारंटी नहीं है, ये बैकफायर भी कर सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि गिफ्ट एंड टैक्स एक्ट जो है ना, वो लगाओ। गिफ्ट एंड टैक्स एक्ट जो है, जब आप वो लगाएंगे तो आपका जितना पैसा आपको दिखाया गया है ना स्टेटमेंट पे, एफिडेविट पे, उस पर पेनल्टी भी लगेगी, उस पर सजा भी मिल सकती है, और पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी है। तो ये काफ़ी भारी मुसीबत पड़ सकती है उस पत्नी के माता पिता के लिए। जितनी आसानी से ये पत्नियां बोल देती है कि मेरे पिता ने दहेज दिया था, दान दिया था, तो इनका दान भी फंस जाएगा, इनका दहेज भी फंस जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली वे में आप लोगों के सामने रखते रहे हैं, और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप नोट कर लेना, खूब खगाल लेना, आपको ऐसी जानकारियां नहीं मिलेंगी कहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो से इतने लोग सक्षम हो गए हैं कि अपने केसों में स्वयं अपनी पैरवी कर रहे हैं, अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ में मिलके अपने मुकदमों को जीत रहे हैं। मैं हर चीज़ के बारे में बारीकी तरीके से बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप हमसे प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे प्रॉपर फीस के साथ में प्रॉपर कंसल्टेशन, क्योंकि ऐसे कई लोग भी हैं जो हमसे कांटेक्ट में रहे और हमने उनको बताया कि आज आपकी तारीख पे क्या हुआ और अगली तारीख पे क्या हो सकता है, और जब अगली तारीख पे आप जाएंगे तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंसल्टेंट की तरह हम काम करते रहे और कर रहे हैं, और लोगों को जो बचाने का जो प्रयास है उसमें हम अब तक सफल हुए हैं, बशर्ते आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते रहे। तो डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कैसे समझा रहे हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा बताया हुआ कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक शब्द आपके लिए ना एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जो आपके मुकदमे की काया पलट सकती है। इसलिए मैंने कहा गिफ्ट एंड टैक्स एक्ट के तहत में जाओ, धारा भी बता देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। डिपेंड करता है कि आपकी ड्राफ्टिंग कितनी मजबूत है, और सारा खेल ड्राफ्टिंग का होता है। धारा तो आप पढ़ लेंगे, मैं जो बता रहा हूँ आपको नेट पे, गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे आप। और हम ड्राफ्टिंग का पैसा लेते हैं, और माता रानी की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से अब तक कभी भी डिफीट नहीं खाए, और आप ही लोगों ने सक्षम बनाया है, और आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, और आप ही लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सपोर्ट करो। धन्यवाद।